हे गाइस, कैसे आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप अकाउंट। एक तरह का आप इसे कह सकते हो, हमारा ये लास्ट टॉपिक है। तो आपका ये जो 14th पार्ट है, हम क्या लेके आए हैं, पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में मैं इसमें लिखा है ये पार्ट है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि आपका 12th का चैप्टर है। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, जनरल लेजर, कैश बुक एक्सेट्रा, तो वो सारे हम हमारे टॉपिक से 11th क्लास के, वो सारे टॉपिक्स आपको 11th की बुक मैंने जैसे अपलोड कर दी हुई है, उसमें वो सारे टॉपिक्स है। ठीक है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये हमारा 12th का लिया गया है। अब उन्होंने, जो जेके एसएसबी वाले हैं, अथॉरिटीज़ हैं उनकी, तो उन्होंने क्या किया कि आपके सिलेबस में पूरा सीधे लिख दिया पार्टनरशिप अकाउंट। अब उन्होंने लिखा नहीं कि पार्टनरशिप अकाउंट में क्या आएगा, क्योंकि इसकी असली में ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये अकेली इसकी अपनी एक 500 पेजों की एक बुक है। ठीक है। ये आपका अकाउंटेंसी में 12th क्लास में इसका वेटेज है अबाउट 40%, अबाउट मोर देन 40% हम कह सकते हैं। इसका 35 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो 35 नंबर की सिर्फ पार्टनरशिप आती है। तो इस चैप्टर को हम ट्राई करेंगे 4-5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएं। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक अकेला ये टॉपिक में आपका सारा अकाउंट्स का जो आपने पिछला किया है वो भूल जाओ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो फिर भी मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दूंगा इसमें क्या क्या होने चाहिए। तो लेट्स प्रोसीड। तो इधर आप देख सकते हो, मैंने पहले डाला है स्क्रीनशॉट एक हमारे टेलीग्राम चैनल का। मैं बता दूं एक बार फिर से, हमारा क्विज कंपटीशन है जो संडे को, वो 5 बजे स्टार्ट होना है और 6 बजे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बड़े से स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया, सर वी हैव सम XYZ प्रॉब्लम। ठीक है। उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो बीइंग काइंड पर्सन, मैंने सोचा कि आप सबकी मदद कर दूं, तो हमने उसकी 1 घंटा टाइमिंग रख दी है। आप इस 1 घंटे में कभी भी वो को क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें मैं बता दूं, आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। सारे आपके अकाउंटेंसी पे बेस्ड हैं, जितना भी हमने अभी पढ़ा है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड मिलेंगे, और आपका रिजल्ट आपके पास होगा 6/5 पे। ठीक है। और ऑल द बेस्ट सबको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पहले मैंने ये डाला है, 12th की वेटेज डाल दी है। तो पहले ये भी देख लेते हैं, ये आपका असली में 12th का वेटेज होता है। तो इधर तक तो आप कट कर दो, ये मैं ही कर देता हूँ कट, है ना। तो ये है आपका असली में पार्टनरशिप। इधर आप देख सकते हो, जो मैंने अभी पीछे बोला, 35 नंबर की आपकी ये पार्टनरशिप बनती है। तो जैसे आप देखें, 12th क्लास एक बहुत बड़ी क्लास मानी जाती है, उसमें इसकी वैल्यू अबव 40% है। उसमें आप देख सकते हो इसके कितने चैप्टर्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, एडमिशन, हमने पहले बंदे की एडमिशन भी करनी है, फिर उसको मार भी देना है। इसी में उसको रिटायर भी करेंगे, मार भी देंगे, फिर उसके बाद रेजोल्यूशन भी कर देंगे, मतलब बंद भी कर देंगे उसकी फर्म। ठीक है। इतने सारे हमने इसमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन इनमें इतना डीप पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो जो टॉपिक बताऊंगा उसी में से आएंगे आपके एमसीक्यू। मैंने एमसीक्यू हर एक वीडियो के बाद भी बनाया हुआ है। अब इसमें पार्टनरशिप बड़ा इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, और मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने का। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैंने लिखा है पार्टनरशिप का मीनिंग। जैसे कि आप जानते हैं, पार्टनरशिप एक बड़ा इजी सा वर्ड है, आपने बहुत बचपन से सुना होगा बड़ी बार, चलो भाई हम पार्टनरशिप में ये काम करते हैं। बड़ी बार आप मेरे हिसाब से सेकंड थर्ड में बच्चा स्टार्ट हो जाता है ऐसे पार्टनरशिप वर्ड यूज करने। तो पार्टनरशिप को हिंदी में असली में क्या बोला जाता है, पाईबाली। अगर सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो, ये कुछ ऐसा ही प्रोनाउंस होता है। तो पार्टनरशिप का मीनिंग आप इधर देख सकते हो, मैंने क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। अब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, इसको आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बस थोड़े से पॉइंट्स याद रखो। क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, ये मैंने अपनी डेफिनेशन नहीं लिखी, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है इन जनाब की, गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखना, पार्टनरशिप 1932 एक्ट उसे गवर्न करता है, और ये इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है। आपसे पूछ सकते हैं, हु हैज़ गिवन दिस पार्टनरशिप डेफिनेशन। ठीक है।
उन्होंने किसने ये पार्टनरशिप डेफिनेशन दी है? ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं भी पूछ सकते हैं क्योंकि अब इतनी बड़ी डेफिनेशन भी है, फिर भी मैं बता दूं 1932 पार्टनरशिप एक्ट ने ये डेफिनेशन दी है। और अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है, इन विच ईयर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज पास? 1932। नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को। सिंपल आपने क्या लिखना है कॉपी में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इक्वल टू 1932। आपने इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, नोट्स बनाना भी सीखो। अब आप कम्पिटेटिव लेवल में सभी से कम्पीट करने जा रहे हो। तो आगे मैंने क्या लिखा है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने अपने से लिखा है। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली, सॉरी इंडिविजुअली की स्पेलिंग गलत हो गया, डबल ए हो गया है, नोन एज पार्टनर। अब क्या होता है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में क्या होता है, आपके दो से ज्यादा बंदे होते हैं। बिटवीन पर्सन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, टू और मोर देन टू पर्सन, मतलब दो से ज्यादा बंदे होते हैं। तो उसमें जो अकेला इंसान है, समझ लो दो पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर ले लेता हूं मैं, एक्स वाई एंड जेड, ये तीन नाम है, ये तीन पार्टनर है। अगर मैं बोलूं एक्स, एक्स को हम अकेला अगर इसकी प्रोनाउंस करें तो इसको हम बोलते हैं पार्टनर, इसको हम अकेला क्या बोलते हैं, पार्टनर। लेकिन अगर हम एक्स वाई जेड को इकट्ठे बोलें तो वो कहलाएगा फर्म, दे आर फर्म, मतलब दे आर कंपनी, ये एक तरह की फर्म है, बिजनेस है। अगर हम इन तीनों का नाम इकट्ठे लेंगे, ये इकट्ठे जो बोलेंगे एक तरह का इनका कलेक्टिव नेम जो है वो है फर्म। लेकिन अकेले अकेले का नाम क्या है, पार्टनर। वाई का अकेले का नाम क्या है, वो पार्टनर है, वाई इज द पार्टनर ऑफ एबीसी फर्म, जेड इज द पार्टनर ऑफ एबीसी फर्म। लेकिन जब हम एक्स वाई जेड को कलेक्टिवली नाम लेते हैं तो वो कहलाता है फर्म। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। अब जिस नाम के अंदर वो चला रहे हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया एबीसी, एक्स वाई जेड किस नाम से फर्म चला रही है, एबीसी, तो उसको हम बोलेंगे फर्म का नेम। ये चीज याद रखो बस। इसमें से ही देख लो आपके कितने एमसीक्यू बन गए। आपकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 बन गया, पार्टनरशिप की डेफिनेशन बन गई, पार्टनर्स इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर, कलेक्टिवली दे आर नोन एज फर्म, और द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ ए फर्म इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। तो इस पॉइंट को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आप लिख लो ताकि आप जब रिवाइज करने जाओ तो आपको अच्छी तरह समझ आए। मैं बस ये कहता हूं, आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप जब ये पढ़ रहे हो आपके दिमाग में कुछ वर्ड याद रह जाएंगे, फिर आप उधर जब एमसीक्यू देखोगे आपके पास उधर चार ऑप्शन ही होंगे, है ना। तो उधर चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना होता है, आपको कुछ तो याद रहेगा, उस चार ऑप्शन में से आपको कुछ लगेगा हाँ ये मैंने कुछ सुना था, ये आंसर मैं टिक कर देता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं लेके आया हूँ पार्टनरशिप का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इसे आप कंसेप्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बोल सकते हो, पार्टनरशिप का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल सकते हो। वो क्या है, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप आपने समझ लिया, अब डीड का भी मीनिंग समझ लो। डीड आप अभी आप गूगल खोलो, गूगल में सर्च करो, उधर इसका मीनिंग आएगा भाई एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्रीमेंट भी आप कितनी वर्ड यूज करते हो, लेट्स हैव ए एग्रीमेंट, हम दोनों एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वो चीज है जिसमें टू और मोर पार्टीज एक दूसरे की रजामंदी हो जाती है, उनके बीच में एक दूसरे की रजामंदी हो जाती है एक दूसरे के बीच में। तो पार्टनरशिप, बस ये चीज याद रखो, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, पार्टनरशिप डीड इज ए एग्रीमेंट, जस्ट एग्रीमेंट। अगर आप एग्रीमेंट वर्ड समझ जाते हो तो एग्रीमेंट लिखो सिंपल। बिटवीन पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, किसके बीच में वो एग्रीमेंट है, पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। अब आप पार्टनर्स तो बन गए, एक आपका दोस्त है एक्स, एक आपका दोस्त है वाई, ठीक है। अब आप पार्टनर्स बन गए, आपने अब आपके बीच में थोड़ा सा एग्रीमेंट होगा कि हाँ तू इतना पैसा लगा, मैं इतना पैसा लगाता हूँ, तू दुकान का पैसा डाल, मैं फर्नीचर का पैसा डालता हूँ, तू इतनी देर काम करेगा, मैं इतनी देर काम करूंगा, तुझे इतनी सैलरी मिलेगी, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, तू सामान लेने जाएगा बाहर और मैं तो सामान बेचूंगा, ये डिसीजन मैं लूंगा, दूसरा डिसीजन तू लेगा, एंड ऑल दिस। एग्रीमेंट में आप कह सकते हो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, ये एग्रीमेंट में आप कंटेंट्स कह सकते हो कोई अनलिमिटेड है, आपकी जो मर्जी मन करता है वो डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो इधर मैंने थोड़े से उसके कंटेंट डाल दिए हैं। आप ज़्यादातर एग्रीमेंट में क्या डालोगे, नेचर ऑफ फर्म, पहले आप फर्म का नेचर डालोगे, किस चीज़ में आप डील कर रहे हो, किस नेचर का वो किस नेचर में आपकी जो फर्म है, आप क्या ग्रोसरी शॉप चला रहे हो,
आप क्या फर्नीचर शॉप चला रहे हो, आप क्या कार डीलर हो, आप क्या फिक्स एसेट्स में डील करते हो, एंड ऑल दिस। फिर दूसरी चीज क्या होगी, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर। उसमें बताया जाएगा हर पार्टनर का ड्यूटी क्या होगी, उसने किसने सामान लेने जाना है, कौन अकाउंट संभालेगा, और किसका क्या हक है, ठीक है, और किसका क्या हक है, राइट्स भी बताएगा। देयर लाइबिलिटीज, वो और क्या बताएगा, लाइबिलिटीज भी बताएगा, उन दो आपकी क्या क्या लाइबिलिटीज है, मतलब आप दोनों को एक तरह का क्या काम करना है फर्म में, ये आपको वो बताएगा। द रेशियो इन विच दे विल डिवाइड, वो रेशो जिसमें वो प्रॉफिट बांटेंगे। रेशियो अब आपको पता है, आपने 6 क्लास में की होती है, रेशियो क्या होती है, जैसे 3:4, है ना, ऐसे ये रेशियो का साइन है ना, डबल डॉट, 3:4, 1:2, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाता है, आपने अपने एग्रीमेंट में ये भी स्पेसिफाई करना होता है कि आपकी क्या रेशियो रहेगी, आप किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करोगे। अगर मैं लिख देता हूं 3/4, इसका मतलब क्या हो जाता है, जो एक्स है, दो पार्टनर ले लेता हूं मैं, एक्स और वाई। एक्स लेगा, अगर आपको 7 रुपए का प्रॉफिट होता है, 7 में से 3 रुपए एक्स के हैं, और वाई के 7 में से 4 रुपए वाई के हैं। अगर आपको 14 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपको 6 रुपए आपके एक्स के हो गए, और वाई के आपके हो गए 4 रुपए। ये मैंने कैसे निकाला, समझ लो आपका प्रॉफिट है 21, 21 को मैंने क्या किया, 3/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे एक्स की वैल्यू पता चली, एक्स का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। ये तो मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट है। तो 3/7 मैंने किया, तो पता किया मैंने, इधर ये काट दिया, ये 3 3 9, तो एक्स को कितना मिलेगा, 9। ये रेशियो होती है। तो उन्होंने बता दिया है हर 7 रुपए में से 3 रुपए एक्स लेगा, हर 7 रुपए में से 4 रुपए वाई लेगा। वो रेशियो आपको स्पेसिफाइड होगी क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, ऑल्दो द ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी। अब आपने पार्टनरशिप तो बना ली, अब एक आपका पार्टनर था, उसके मन में था खोट, उसने कहा भाई पार्टनरशिप डीड रहने देते हैं, हम 10 साल से बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, हम 10 साल से बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम एक दूसरे को धोखा थोड़ी देंगे। भाई जब पैसा दिखता है ना, कोई भी किसी को धोखा दे देता है। तो वो दोनों तो मान गए, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि हाँ बड़ा पैसा बन रहा है, उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ दी, काम सारा एक्स कर रहा था, उधर से फायदा सारा वाई ले गया, कुछ ऐसी बात हो गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, ऑल दो ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी। जो गवर्नमेंट है, जो लॉ है, आपको कहता है पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओ, जरूरी नहीं है। वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आपके मन पे डिपेंड करता है, आपके पार्टनर्स पे डिपेंड करता है। बट मैंने इधर क्या लिख दिया है, इट इज ऑलवेज एडवाइज टू डू सो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, भाई कभी भी किसी पार्टनरशिप में जाओ ना, तो उसमें डीड में जरूर जाओ, क्योंकि डीड के बिना आप कह सकते हो आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। फिर क्या है, दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट ऑल टर्म्स एग्रीड बाय पार्टनर्स एग्जिस्ट इन रिटन फॉर्म। इससे क्या फायदा होता है, जो आपके पेपर में रिटन फॉर्म में है, आप आगे जा सकते हो, आप कोर्ट में अपील कर सकते हो कि हाँ ये देखो रिटन है। कोर्ट वाले भी तो रिटन मांगते हैं, कोर्ट वाले जुबानी बात थोड़ी मानते हैं। तो उन्होंने वो ही देखना है कि हाँ ये रिटन है, तो वो आपका कहना मानेंगे, वरना नहीं। डूइंग सो कैन रिड्यूस डिस्प्यूट। इस चीज़ की तो जीती जागती एग्जाम्पल है आप सबके पास, हो कि बहुत से बच्चों को समझ आ गई होगी। बिटवीन पार्टनर्स एंड गवर्न देयर फंक्शनिंग बेटर, ताकि उनके बीच में कोई लड़ाइयाँ ना हो, और गवर्न देयर फंक्शनिंग बेटर, वो अच्छी तरह फंक्शन करे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इधर लिखा है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, ये ना आप अपनी कॉपी पे लिख लो, जैसा ये मैंने बनाया सेम एज इट इज, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं समझाने जा रहा हूँ, है बड़ा इजी कंसेप्ट है, आपको दिख रहा होगा, पता नहीं इतना बड़ा टेबल बनाया है, पता नहीं क्या होगा इसमें। तो समझाता हूँ मैं। इधर क्या मैंने थोड़ी सी आइटम्स लिखी हैं, और इधर मैंने लिखा है प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस का मतलब आप इसे ना साइलेंट भी कह सकते हो। एब्सेंस का तो आपको जैसे मीनिंग पता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको आ सकता है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। साइलेंट का मीनिंग आप समझ जाना, इट इज एब्सेंट, ठीक है। साइलेंट का क्या मीनिंग रहेगा, इट इज
एब्सेंट। ठीक है, अगर उन्होंने बोला पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। अब क्या होता है, मैं जैसे पीछे एग्जांपल दे रहा हूं एक्स और वाई की। ठीक है, एक्स और वाई दो पार्टनर है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। एक्स और वाई पार्टनर हैं, आपको क्वेश्चन में बोला है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब उसमें कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। जब आपका कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, अब एक्स ने बोला मैं 10,000 सैलरी लूंगा, एक्स ने क्या बोला, मैं सैलरी लूंगा 10,000। ठीक है, उसने क्या बोला, 10,000 सैलरी लूंगा, लेकिन वाई उस चीज पे राजी नहीं था, दोनों में होगी लड़ाई। तो अब उन्होंने क्या सोचा, हम कोर्ट में जाएंगे। वो चले गए कोर्ट, कोर्ट ने बोला आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए आपको नो सैलरी रहेगी। किसी को सैलरी नहीं मिलती जब आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, ये चीज याद रखना। फिर अगला क्या हुआ, अब वाई आ गया, वाई कहता मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा। ठीक है, मैं अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लूंगा 10%। एक्स कहता ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो उन दोनों ने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटकाया, तो उधर भी कोर्ट वालों ने क्या बोला, नो इंटरेस्ट, क्योंकि आपके बीच, आपके पास आपका जो एग्रीमेंट है वो क्या है, साइलेंट, ये चीज याद रखो। फिर आगे क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब पार्टनर ने, एक्स ने लोन दिया था 10,000 का, वो कहता कि मुझे इस पे इंटरेस्ट चाहिए, इस लोन पे मुझे चाहिए 10% इंटरेस्ट। उसने क्या बोला, मुझे चाहिए 10% रिजल्ट। वो कहता मैं तुझे 10% नहीं लेने दूंगा, तो वो चल गए दोनों फिर से कोर्ट। अब कोर्ट ने क्या बोला, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जरूर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा 6%, 6% से ज्यादा नहीं मिलेगा अगर आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ। अगर तो एग्रीमेंट हुआ होता तो उसके अकॉर्डिंग होएगा, अगर एग्रीमेंट में बोला होता कि 10% है तो 10% ही मिलेगा, एग्रीमेंट में बोला 20% है तो 20% मिलेगा, लेकिन एग्रीमेंट आपका नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, आपके बीच में जुबानी बातें हुई हैं, तो आपको सिर्फ 6% मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ 6% इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी किस पे, लोन पे। ऊपर हमने क्या पढ़ा, सैलरी नो, याद रखो, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट नो सैलरी, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट ऑन लोन नो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एक्स ने बोला हम प्रॉफिट बांटेंगे 3/2 में, लेकिन वाई बोलता नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तू 3 प्रॉफिट क्यों लेगा और मैं 2 प्रॉफिट क्यों लूंगा। तो बाद में कोर्ट में जब गए तो कोर्ट ने बोला आपका प्रॉफिट क्या रहेगा, शेयर्ड इक्वली, मतलब 1/1। इक्वली का मतलब है 1/1, अगर तू 1 रुपया ले रहा है तो दूसरा बंदा भी 1 रुपया लेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/1। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, पार्टनर्स ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट क्या मिलेगा, नो, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं। तो इसके बाद हमें कंक्लूजन क्या मिला है, जब सारे हमने पढ़ लिए, कंक्लूजन हमें ये मिलता है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, प्रॉफिट आपको कैसे बांटना है, इक्वल, बस ये पॉइंट याद रखो। और आपका क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे बांटना है आपने, 6%। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज एट 6% पर एनम। ठीक है, और सैलरी क्या रहेगी, नो, इंटरेस्ट ऑन लोन नो, कमीशन नो, बाकी सारी चीजें नो, बस एक ये चीज याद रखो, प्रॉफिट इक्वल इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। आगे मैंने इसके क्वेश्चन भी बनाए हैं, वो हम करेंगे, होप कि सभी को समझ आ गया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जसपाल एंड रोजी व पार्टनर, ये दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है 10 लाख, जसपाल ने लगाई 10 लाख और रोजी ने लगाई 5 लाख रिस्पेक्टिवली, का यही मतलब होता है ना, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। तो उन्होंने लिख दिया क्वेश्चन में उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ, लेकिन जसपाल क्या था, बड़ा जिद्दी निकला, उसने शेयर किया प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो क्या होगी, 10/5, मतलब आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, 10 लाख और 5 लाख को जब आपने डिवाइड किया तो आपकी रेशियो बन जाती है 2:1, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने करना है। ठीक है, कटिंग में 2/1 बन जाएगा ना,
10 लाख और 5 लाख को आपने जब डिवाइड किया 2/1 बन गया। उन्होंने कहा कि हम प्रॉफिट बांटेंगे 2/1, लेकिन रोजी नहीं मानी, वो अड़ी रही, वो चलेगी कोर्ट। अब बताओ कौन सही है? सही है रोजी, रोजी, रोजी सही है। और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा इस केस में? 1:1। ये चीज याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? 1:1, 2:1, अबव ऑल, और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो इसमें आपका प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा? 1:1, क्योंकि आपका पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बट द रूल्स रिलेटेड टू। ये रूल्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दोगे। ABCDE 5 पार्ट है। सैलरी ऑफ पार्टनर क्या रहेगी? अगर 9 है तो 9 लिख दो, अगर 10,000 है तो 10,000 लिख दो, 20,000 है तो 20,000 लिख दो। बी का भी आंसर ऐसे ही दे देना, सी का भी दे देना, डी का भी दे देना, और ई का भी दे देना। ठीक है, अभी मैंने पीछे बड़ा जोर जोर से बता दिया ये चीज। अब आगे जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। इसके मैंने 4 पॉइंट भी बनाए हैं, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। एबीसी पार्टनर, ठीक है भाई, एबीसी पार्टनर है। दे डू नॉट है पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, मतलब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, दे हैव फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम, उनके बीच में ये लड़ाई स्टार्ट होगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कह रहा हूँ, पार्टनरशिप में नहीं जाओ भाई, बड़ी लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, तो इधर क्या बोल रहे हैं? ए वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलोड टू पार्टनर। ए ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, लेकिन बी और सी एग्री नहीं हुए। तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा अगर ये कोर्ट में जाए? अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो एंड रिजल्ट निकलेगा नो, नो कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन टू पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगला, बी वॉन्ट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ ए सैलरी। अब उसने बोला, बी ने बोला कि सभी लोगों को सैलरी मिले, मतलब सभी पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन इस बार ए और सी अड़े रहे, वो कहते नहीं मिलनी चाहिए। तो एंड रिजल्ट क्या होगा आपका? इसका भी नो रहेगा, नो सैलरी विल बी गिवन। सी वॉन्ट दैट लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट 10%। अब सी ने लोन दिया था, वो कहता 10% इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए, लेकिन ए और बी नहीं एग्री हुए। तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? कोर्ट क्या बोलेगी? कोर्ट बोलेगी 6%। क्या बोलेगी? 6%, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% मिलता है, ये चीज याद रखना। अब ए और बी ने क्या बोला? हमने ज्यादा पैसा लगाया है कैपिटल में। ए और बी ने क्या बोला? हमने ज्यादा कैपिटल लगाया है, तो हमें प्रॉफिट भी ज्यादा मिलना चाहिए। भाई वैसे तो मिलना चाहिए उन्हें प्रॉफिट ज्यादा, लेकिन वो ए और बी की गलती है, उन्होंने अपने बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं किया। ए और बी की वो गलती है, उन्होंने अपने बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं किया। तो इसमें कोर्ट सी का साथ देगी, सी को बोलेगी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? 1:1:1, मतलब ये इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, 1:1:1। होप कि आप सबको आज का लेक्चर मज़ा आया होगा इसको सॉल्व करने देखने में। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी। मैं कहूँगा कि ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने एंडिंग में इसलिए रखा क्योंकि इसका बाकियों से इतना लेना देना नहीं है। तो एंड में मैं यही कहूँगा, जो सुन रहे हैं सुन लें कि स्टॉप प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स, आई डू नॉट वांट माई सेल्फ इंडल्ज इन इट। ठीक है, और मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि डोंट बिकम द विक्टिम ऑफ दिस डर्टी पॉलिटिक्स। ठीक है, जो आपको मिस गाइड कर रहे हैं उनसे दूर रहें। हमारा किसी चैनल के साथ लेन देन नहीं है, हम अपना अकेले चला रहे हैं अपना। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमें कॉन्टेक्ट करें, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।